Hello, dear learners. First of all, I am very thankful for your continuous support and subscription my channel. In this lecture, we are going to discuss about pharmaceutical legislation. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ लॉ विच आर रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशन एंड वी आल्सो डिस्कस द contribution of some committee for development of the law of pharma profession. So let's discuss about pharmaceutical legislations. सबसे पहले हम लेजिस्लेशन का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद आज के लेक्चर का कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेजिस्लेशन की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी मेरे पहले लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, जो कि था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर भी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट डू माई लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मीन्स ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए लॉ। लॉ बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे लेजिस्लेशन। ओके, तो पहला पॉइंट है, कंटेंट है इस लेक्चर का, ए ब्रीफ रिव्यू एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। वैसे देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की हिस्ट्री बहुत बड़ी है। इट स्टार्ट फ्रॉम कि पहला मेडिकल शॉप कौन सा था, पहला इंडिया में प्रोडक्ट कौन से बनते थे। देखो यहाँ पे आपको दो पार्ट मिलेंगे, बिफोर द इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। बिफोर जो इंडिपेंडेंस जो है, जो इरा था, दैट इज़ द ब्रिटिश इंडिया। ओके, मतलब 1947 से पहले जो भी हम डिस्कस करेंगे दैट लॉ आर इम्प्लीमेंटेड अंडर द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हम ये डिस्कशन करेंगे कि पहला जो लॉ था उसकी जो प्रोसेस थी वो कब स्टार्ट हुई थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे टिल अप टू डेट। क्या कौन से लॉ हमने इम्प्लीमेंट किए हैं उसका हम एक ब्रीफ रिव्यू लेंगे। दूसरा पॉइंट आएगा द स्टडी ऑफ डिफरेंट कमिटीज। देयर आर सो मेनी कमिटीज बट वी आर डिस्कसिंग वेरी फ्यू कमिटीज। दे आर ड्रग इंक्वायरी कमेटी, बोर कमेटी, हाथी कमेटी एंड मुडालियर कमेटी। तो हर एक कमेटी का एम और ऑब्जेक्टिव है और उनके रिकमेंडेशन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली वी डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। नाउ वी डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। In the early part of 20th century, means during the British India government, there was no legislative control on drug as well as on the profession of pharmacy. Means anyone can manufacture the drug and sell the drugs. But during the First World War, means the time is 1914, 1914 की बात है, that time cheaper drugs were imported in India. And there was no legal and effective control on import, manufacture, distribution and sale of the drug. Even that time some acts already exist, like Opium Act 1878, Poisonous Act 1990 and Dangerous Act 1930. After that in 1927 a resolution was passed by the Council of States to recommend to the Governor General in Council to take immediate steps on controlling of use of such a drugs and to legislate for the standardization of the preparation and sale of the drug. 1927 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, जो भी ड्रग इंपोर्ट होके आएगा इंडिया में तो उस इंपोर्टेड ड्रग में स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करके ही उसको बनाया गया हो, और जो भी सेल होगा ड्रग का इट शुड बी इन अ कंट्रोल मैनर। After that, in 1928, the Government of India appoint a committee known as Drug Inquiry Committee. 1928 में एक कमेटी अपॉइंट की थी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, और उसके चेयरपर्सन थे कर्नल आर.एन. चोपड़ा। What is the main aim of this committee? To establish a central pharmacy council, state pharmacy council, education system should be developed for the development of the pharmacy profession. ये सारी चीज़ें हम कमेटी के पॉइंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। After that, the committee published its report in 1931. इस रिपोर्ट में कुछ recommendations थे related to education system. And after 1931, Professor M.L. Shroff started the pharmaceutical education in Banaras Hindu University in 1932, जो कि इंडिया के फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी जिसने फार्मास्यूटिकल एजुकेशन स्टार्ट किया था। After that, in 1935, United Province Pharmaceutical Association was developed and now it's known as Indian Pharmaceutical Association IPA. एसोसिएशन क्यों बनाई गई थी, जो भी डिसीजन
ये लेंगे इन एसोसिएशन, दैट decision will be applicable in each and every part of India. That's why they establish this association. After association in 1937 introduced the import of drug bill, but that drug bill was withdrawn. Why? Because in 1937 वहाँ पे गवर्नमेंट थी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। अगर ये बिल अगर इम्प्लीमेंट होता तो जो भी इम्पोर्टेड ड्रग इंडिया में आते थे उसके जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो थे वो ब्रिटिश सरकार को, गवर्नमेंट को नहीं मिलते, इसलिए उन्होंने वो बिल को रिजेक्ट किया, विड्रॉन किया। बट इन 1940 द ड्रग बिल वाज अडॉप्टेड बट एज अ ड्रग एक्ट ऑफ 1940। 1940 में इस ड्रग बिल को एक्सेप्ट किया गया, बट उसका नाम रखा गया ड्रग एक्ट ऑफ 1940। बट स्टिल दैट ड्रग एक्ट ऑफ 1940 नॉट इम्प्लीमेंटेड, बट इट कम इनटू फोर्स आफ्टर 7 ईयर। 7 साल के बाद उस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में। इन 1941 फर्स्ट DTAB वाज कंस्टिट्यूटेड। हमने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में भी बताया था DTAB क्या है। इट्स अ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड CDL इट्स अ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी इस्टेब्लिश इन कलकत्ता। मतलब जो भी इम्पोर्टेड ड्रग इंडिया में आएगी वो सबसे पहले उस लैब में टेस्ट हो गए और बाद में ही वो इंडिया में सेल किया जाएगा। और जो DTAB थी वो सिर्फ एडवाइस देती थी हर एक कमिटी को रिगार्डिंग द ड्रग सेफ्टी। इन 1945 द ड्रग रूल अंडर द ड्रग्स एक्ट ऑफ 1940 was established. After that, in 1945 pharmacy bill was introduced. Now what do I pharmacy bill? ये जो बिल था रिगार्डिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इंडिया। फार्मेसी में जो भी एजुकेशन रन होता है उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये बिल पास किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इन 1946 द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वाज पब्लिश्ड। फार्माकोपिया लिस्ट मतलब उसमें नंबर ऑफ ड्रग की लिस्ट थी, और ये जो लिस्ट बनाई थी, पब्लिश की थी, वो पब्लिश की थी द चेयरपर्सन RN चोपड़ा, जो कि सेम चेयरपर्सन थे ड्रग इंक्वायरी कमेटी के। उनके अंडर ही ये लिस्ट को पब्लिश किया गया था। इन 1948 फार्मेसी एक्ट 1948 वाज पास। इट इज़ फॉर द एजुकेशन रेगुलेशन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इंडिया। ये उसका मेन एम था। इन 1949 PCI was developed under Pharmacy Act 1948. What do I mean PCI? It's a Pharmacy Council of India. अगर आपका कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव है तभी आपको फार्मेसी रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने की अनुमति है। इन 1944 ER मीन्स एजुकेशन रेगुलेशन, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी एक्सप्लेन किया था। ER इज एजुकेशन रेगुलेशन कम्स इनटू द फोर्स इन सम स्टेट एंड ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट वाज पास। ये एक्ट भी हमने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था। दिस एक्ट इज रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट। आफ्टर दैट इन 1955 द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 वाज पास। ये एक्ट उन प्रोडक्ट के लिए था जिसमें अल्कोहल यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इन आयुर्वेदा देयर आर सम फॉर्मुलेशन विच सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल लाइक अरिस्टासवा। होम्योपैथी का बेस भी अल्कोहल ही है। तो ये सारे अल्कोहलिक प्रिपरेशन के लिए उन्होंने ये मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट बनाया था। इन 1955 द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश। ये ईयर बहुत बार पूछा भी गया है इन वेरियस एग्जाम। तो 1955 से पहले इन 1948 में जब फार्मेसी एक्ट पास किया गया था तब एक कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी। उस कमेटी का नाम था इंडियन फार्माकोपियल कमेटी और उसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर BN घोष। उसके अंडर उन्होंने ये इंडियन फार्माकोपिया बनाना स्टार्ट किया था इन 1948 में, और वो 1955 में ये फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था। इन 1985 नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट वाज पास। ये एक्ट भी हम डिटेल में देखेंगे। इन 1994 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस DPCO, इट्स अ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इसमें जो इसेंशियल ड्रग की लिस्ट है उसके प्राइस के रिलेटेड ये एक्ट है।
In between these, some other act also passed by the Indian government. Some are Industries Employment Act 1946, जिसमें उनकी वीकली आवर्स डिसाइड की गई थी, उनके लिए संडे छुट्टी डिक्लेयर की गई थी. देन फैक्ट्री एक्ट 1948, द इंडस्ट्रीज एक्ट 1951, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 एंड इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1970. ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स भी तब पास किए गए थे. सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल legislation. Now we discuss about some committees. First one is Drug Inquiry Committee, Bhore Committee, Mudaliar Committee and the Hathi Committee. Let's discuss first the drug. सबसे पहले हम ड्रग इंक्वायरी कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस कमिटी आल्सो कॉल्ड एज विसरी कमिटी, आर एन चोपड़ा कमिटी एंड चोपड़ा कमिटी. Why it is known as Chopra committee? Because the chairperson of this committee was Colonel R.N. Chopra. और ये जो कमेटी अपॉइंट की थी इन 1928 बाय द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट. तो मेन फंक्शन क्या थे, मतलब व्हाट इज द मेन एम टू अपॉइंट दिस कमेटी? टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच आर इम्पोर्ट इन इंडिया एंड चेक द स्टैंडर्डाइजेशन एज पर द ब्रिटिश फार्माकोपिया. तब इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश नहीं हुई थी, 1928 की बात कर रहे हैं हम. दैट टाइम ब्रिटिश फार्माकोपिया था. तो उसके हिसाब से जो भी ड्रग इंडिया में इंपोर्ट होकर आते थे उनकी क्वालिटी चेक करना एंड मेक ए वन रिपोर्ट इन विच दे गिव सम रिकमेंडेशन टू रन ए गुड प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर फार्मेसी प्रोफेशन. उन्होंने एक रिकमेंडेशन का रिपोर्ट भी पब्लिश करने की डिमांड रखी थी गवर्नमेंट ने कि आप ऐसे रिकमेंडेशन दीजिए कि इंडिया में जो फार्मेसी प्रोफेशन हो वो अच्छे से ग्रोथ हो. तो वही कुछ रिकमेंडेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी आर डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एंड प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल. इट इज नाउ नोन एज स्टेट फार्मेसी काउंसिल. देन टू कंट्रोल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स. तो जो भी कंट्रोल करना है क्वालिटी, तो कैसे करेगा क्वालिटी कंट्रोल? बाय फर्स्ट रिकमेंडेशन इज दैट इन दैट सेक्शन एस्टैब्लिश ए टेस्टिंग लैबोरेटरीज इन ऑल स्टेट्स. सारे जितने भी स्टेट्स थे उसमें टेस्टिंग लैबोरेटरीज रहे. एस्टैब्लिश ए सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरीज फॉर इम्पोर्ट ड्रग. मतलब जो भी इंडिया में कोई ड्रग आएगा सबसे पहले सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी में टेस्ट होगा. लैबोरेटरी इक्विप्ड विथ अ कॉम्पिटेंट स्टाफ, मतलब उसमें वेल ट्रेंड स्टाफ चाहिए. अब ऐसे सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी में काम करना है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट आएगा जो एजुकेशन सिस्टम हो वो अच्छा रहे और जो भी एजुकेटेड फार्मेसी प्रोफेशन के स्टूडेंट्स रहे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले. इस वजह से उन्होंने और एक रिकमेंडेशन किया था टू प्रोवाइड ए कोर्स ट्रेनिंग एंड प्रिस्क्राइब ए मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ए फार्मासिस्ट. कि अगर ये फार्मासिस्ट का टेस्टिंग का जॉब अगर करना है दैट टाइम उसने कुछ ना कुछ ट्रेनिंग आर्स कंप्लीट करने चाहिए और जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो भी कंप्लीट उसका होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड. मतलब ये जो एडवाइजरी बोर्ड थी ये कुछ एडवाइस करेगी हर एक टेस्टिंग लैबोरेटरीज को. जो भी वो कमेटी थी, बाकी की कमेटी जो हम DNC एक्ट में डिस्कस करेंगे, तो उनको सिर्फ एडवाइस देने का काम इस एडवाइजरी बोर्ड का था. ओके. Then registration of every medicines manufactured in India or imported from outside country. जो भी ड्रग मैन्युफैक्चर होगा इंडिया में उसका रजिस्ट्रेशन भी करना कंपलसरी था और जो भी आप इंपोर्ट करेंगे इंडिया में मतलब दूसरे कंट्री से उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था. लेकिन इंपोर्टेड ड्रग का अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है इट शुड बी सर्टिफाइड बाय द CDL, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी. देन दे आल्सो गिव सम रिकमेंडेशन for development of the drug industry in India. Then they give one recommendation, reduce the manufacturing in medical stores. मतलब जो भी ड्रग मेडिकल स्टोर्स में पहले बनते थे उनका मैन्युफैक्चर उन्होंने स्लोली रिड्यूस करने के लिए रिकमेंडेशन किया था. देन रेगुलेट मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द कंट्री. उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे कि जो भी ड्रग वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो उनका प्रॉपर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन हो.
देन कंपाइलेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपियाज वाज रिकमेंडेड। उस टाइम में जो फार्माकोपिया की जो एक लिस्ट बनी थी वो भी अंडर कर्नल RN चोपड़ा के अंडर ही वो पब्लिश हुई थी। उसमें नंबर ऑफ ड्रग्स बताए गए थे, क्यों उनकी टेस्टिंग किस तरह से करनी चाहिए, कौन से क्राइटेरिया उन्होंने उस लिस्ट में मेंशन किया था। आफ्टर ड्रग इंक्वायरी कमेटी, नेक्स्ट कमिटी इज भोरे कमिटी। In 1943, central government appoint a committee under the chairmanship of Sir Joseph Bore. This committee also known as Health Survey and Development Committee. इसका दूसरा भी नाम क्या है, Health Survey and Development Committee. See, इनका मेन एम क्या था, जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया की उसका सर्वे करना, ये मेन एम था। और आफ्टर सर्वे दे शुड बी सबमिट ए रिकमेंडेशन रिपोर्ट। In 1946 the members of committee submit a report which run in a 3 volume. उन्होंने 1946 में एक रिपोर्ट सबमिट किया, इन 3 वॉल्यूम में उन्होंने सबमिट किया था। एक्चुअली बहुत सारे टेक्स्ट बुक में 4 वॉल्यूम है, एक्चुअली वो 3 ही वॉल्यूम है। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो कि वहाँ पे ओनली 3 वॉल्यूम वहाँ पे उन्हें प्रोवाइड किए हैं। तो ये बिटवीन 1943 एंड 1946, इन दैट ईयर, बिटवीन दिस ईयर द मेंबर्स मीट रेगुलरली, और वो मिलते थे और सर्वे करने के बाद और मिलने के बाद वो रिकमेंडेशन की रिपोर्ट जनरेट करते थे। ऐसे करते करते उन्होंने 3 वॉल्यूम का रिकमेंडेशन रिपोर्ट उन्होंने बनाया था। तो हर एक वॉल्यूम अगर देखा जाए इस नियर अबाउट मोर देन 450 पेजेस का वो एक रिपोर्ट है। तो वो 3 वॉल्यूम में एग्जैक्टली क्या क्या है हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला वॉल्यूम था जिसमें उनका मेन मोटिव जो था, द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विस एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक नॉलेज के लिए हम यहाँ पे कि उस रिपोर्ट में एग्जैक्टली उन्होंने सर्वे में क्या मेंशन किया था। सबसे पहला पॉइंट था ए ब्रीफ सर्वे ऑफ द पब्लिक हेल्थ। जो इंडिया की पब्लिक थी, पीपल्स थे, उनका हेल्थ सर्वे उन्होंने किया था, उसका उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था। देन हिस्ट्री ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एट डिफरेंट लेवल। मतलब हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल मतलब कि जो भी हॉस्पिटल्स थे, लाइक रूरल एरिया, देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड देन रीजनल हॉस्पिटल, उनमें कितने बेड्स अवेलेबल है, कितना स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल है, ये सारी उन्होंने चीज़ों का उन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने रेशियो एक्चुअली चेक किया था, अगर रूरल एरिया है तो उस रूरल एरिया में कितने पीपल्स को ट्रीट कर सकते हैं और वहाँ पे स्टाफ सफिशिएंट स्टाफ कितना चाहिए, ये सारी चीज़ों का उन्होंने सर्वे किया था। देन दे आल्सो सर्वे द थेरापेटिक सब्सटेंस एंड मेडिकल अप्लायंस एंड देयर अवेलेबिलिटी। मतलब जो भी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे थेरापेटिक सब्सटेंस, हम अभी उसको ड्रग कहते हैं, उस टाइम दे कॉल्ड एज थेरापेटिक सब्सटेंस। तो उस टाइम में थेरापेटिक सब्सटेंस कौन से थे, मॉर्फिन, कोडीन, कैफीन, ये उस टाइम पे यूज़ किया करते थे। और मेडिकल अप्लायंस लाइक सर्जिकल कॉटन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उसकी वो अवेलेबिलिटी उन्होंने चेक की थी और उस पर रिकमेंडेशन भी किया था कि हर एक हॉस्पिटल में कितना मेडिकल अप्लायंस चाहिए। देन दे आल्सो सर्वे ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। मतलब वो लोग, इंडिया के लोग का न्यूट्रिशन मतलब क्या खाते क्या है, वो कौन सा फूड ज़्यादा प्रीफेयर करते हैं और उनका फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा है, उसका भी उन्होंने सर्वे किया था। देन आल्सो डू द वन सर्वे, वेरी इंपॉर्टेंट सर्वे, हेल्थ सर्विस फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। मतलब जो भी प्रेग्नेंट वुमन थी, आफ्टर द प्रेगनेंसी वुमन और चिल्ड्रन का रेशियो भी उन्होंने चेक किया था, उनकी हेल्थ सर्वे भी किया था, कंडीशंस कैसी उसके बारे में उन्होंने सर्वे रिपोर्ट सबमिट किया था। देन आल्सो डू वन हेल्थ सर्विस फॉर सर्टन इम्पोर्टेंट डिसीज, मतलब लाइक मलेरिया, टीबी, स्मॉल पॉक्स, इनके जो भी सेंटर्स थे उन पे उन्होंने सर्वे किया था कि वहाँ पे अगर कोई भी एक प्रकार डिसीज़ अगर स्प्रेड होता है तो दे कैन एबल टू कंट्रोल दैट डिसीज़ और नॉट। ये सारी चीज़ें पहले वॉल्यूम में थी। दूसरे वॉल्यूम था जिसमें उन्होंने सर्वे किया था, द कमिटी विजुलाइज द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन 2 स्टेज। उन्होंने 2 स्टेज की रिकमेंड की थी, पहला था शॉर्ट पीरियड एंड दूसरा था लॉन्ग पीरियड, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड जो वॉल्यूम था उसमें था मेजर चेंजेस इन मेडिकल एजुकेशन, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 वॉल्यूम थे और 3 वॉल्यूम का रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया था इन 1946। सेकंड रिपोर्ट जो था रिकमेंडेशन का,
दैट रिकमेंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो भी इंडिया में थे उनका PSC हम बोलेंगे, उसको डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ प्लान बोले थे और वो प्लान उन्होंने 2 स्टेज में डिवाइड किए थे। वही रिकमेंडेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टेज 1 जो था उसे हम कहेंगे शॉर्ट टर्म प्लान। उन्होंने जो PSC सेंटर मतलब सॉरी पब्लिक हेल्थ सेंटर PSC हम कहेंगे, दैट PSC शुड कवर 14,000 पॉपुलेशन, 40,000 पॉपुलेशन वो कवर करे। करंटली अगर हम बात करें तो 20 to 30,000 पॉपुलेशन कवर करती है। और फॉर PSC दे गिव द रिक्वायरमेंट ऑफ 30 बेड, वहाँ पे 30 बेड की कैपेसिटी वाला वो सेंटर रहे। और कुछ स्टाफ भी उन्होंने रिकमेंड किया था, लाइक मेडिकल ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ असिस्टेंट एंड क्लास 4 वर्कर्स। आप ये नोट डाउन कर सकते हो। दूसरा था स्टेज 2 लॉन्ग टर्म प्लान, इट इज़ ऑल्सो नोन एज 3 मिलियन प्लान। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 3 मिलियन प्लान। उसमें उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किए थे, द PSC बेड स्ट्रेंथ अप टू 75, मतलब जो पहले 30 बेड की स्ट्रेंथ थी वो अभी 75 हो गई थी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुड हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 650 बेड, 650 बेड की वो कैपेसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहे। द रीजनल हॉस्पिटल जो भी थे दैट शुड हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 2500 बेड्स। तो ये कुछ उन इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थे फॉर द लॉन्ग टर्म प्लान। इन थर्ड रिपोर्ट द मेजर चेंजेस इन मेडिकल एजुकेशन, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किए थे फॉर द स्टूडेंट हु आर रिसीविंग द डिग्री ऑफ मेडिकल, मेनली द MBBS, which include 3 month training in preventive and social medicine to prepare a social physician। अब यहाँ पे social physician का मतलब क्या है, मतलब वो जहाँ पे भी ट्रेनिंग करेंगे वहाँ पे जो भी डिसीज कंडीशन है उनकी वो स्टडी करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे सेंटर पे, उसके बारे में वो सोचे, उसके हिसाब से वो प्लानिंग करे, तो उसे हम कहेंगे सोशल फिजिशियंस। तो ये मेजर चेंजेस उन्होंने उसमें किए थे। बहुत सारे रिकमेंडेशन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। और भोरे कमिटी आल्सो नोन एज ए हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट कमिटी। द नेक्स्ट कमिटी इज मुडालियर कमिटी। In 1959 हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी was appointed by the government of India. The Mudaliar committee also known as health survey and planning committee. The chairperson of this committee was Dr. A. लक्ष्मण स्वामी मुडालियर। तो इस कमेटी का मेन एम ये था कि जब 1946 में भोरे कमेटी ने वो रिकमेंडेशन पब्लिश किया था, तो जो भी रिकमेंडेशन दिए गए थे वो प्रॉपरली फॉलो किए हैं कि नहीं, उसका सर्वे करने का काम इस कमेटी का था। तो उन्होंने एक जो भी उनका रिपोर्ट था 4 प्लान में उन्होंने डिवाइड किया था। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्लान, पहला जो प्लान था 5 साल का और दूसरा भी सेकंड प्लान वो भी था 5 साल का। तो ये दोनों मिलकर उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट सबमिट किया था, जिसपे उन्होंने मेंशन किया था मेजर द प्रोग्रेस अचीव आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द सजेशंस ऑफ द भोरे कमेटी। मतलब भोरे कमेटी ने जो भी सजेशंस दिए थे कितने तक वो सर्वे कंप्लीशन में आए हैं, कितना वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है इंडिया में, उसका उन्होंने मेजरमेंट लिया था। थर्ड प्लान इज 1961-66, ये 5 साल का प्लान था उनका कि फैमिली प्लानिंग पुट ऑन प्रायोरिटी, क्योंकि उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बहुत वरीड थे, क्योंकि सोर्स बहुत कम थे रिगार्डिंग फूड, रिगार्डिंग हेल्थ सर्विस, रिगार्डिंग थेरापेटिक सब्सटेंस, तो उसके बारे में उनको बहुत चिंता थी। तो उसमें उन्होंने हाउ वी फॉलो द फैमिली प्लानिंग, उसके बारे में उन्होंने उसमें मेंशन किया था। देन फोर्थ प्लान 1969-74 टू प्रोवाइड इफेक्टिव बेस फॉर हेल्थ सर्विस इन रूरल एरियाज बाय स्ट्रेंथनिंग द PHC, मतलब जो रूरल एरिया में जो भी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का रिकमेंडेशन उन्हें दिया था। तो ये उनके ये 4 प्लान हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थे वो हम नेक्स्ट लाइन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उनका रिकमेंडेशन था इस्टेब्लिश एन ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस सिमिलर टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। हम IAS ऑफिसर के बारे में सुनते हैं, ओके, तो इसी तरह इंडियन हेल्थ सर्विस को भी फैसिलिटीज़ मिल जाए, उस इस्टेब्लिशमेंट हो। देन strengthen the existing primary health centers rather than creating new ones। नए हेल्थ सेंटर बनाने से पहले जो पुराने हैं उनको उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए मतलब क्या, वहाँ पे स्टाफ फुलफिल हो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, जो भी थेरापेटिक सब्सटेंस है, ड्रग है वहाँ पे अवेलेबल हो, बेड की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, ये सारे उनमें पॉइंट थे।
तीसरा पॉइंट है, वन प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुड बी कैटर टू मैक्सिमम ऑफ 14,000 पीपल। जो भी PSC सेंटर था वो 40,000 पॉपुलेशन को कवर करे। स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सो दैट दे कैन एक्ट एज अ गुड रेफरल सेंटर। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही अगर अच्छा रहेगा तो रेफरेंस के लिए फॉर अदर रूरल एरिया हॉस्पिटल के लिए अच्छा रेफरेंस बनेगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें फॉलोज होती है। देन इस्टेब्लिश ए रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल इन बिटवीन द स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल उन्होंने इस्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशन किया था बिटवीन द स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड इंचार्ज ऑफ रीजनल डेप्यूटी और असिस्टेंट डायरेक्टर टू सुपरवाइज 2 or 3 डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। मतलब एक रीजनल डेप्यूटी और नहीं तो असिस्टेंट डायरेक्टर वो सुपरवाइज करे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को और हेल्थ ऑफिसर को। एंड लास्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ द मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस एज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड कमेटी। बोर्ड कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन बोले थे रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर, जो भी उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे वो फॉलो करना। ये सारे रिकमेंडेशन मुडालियर कमिटीज़ के थे। Now another committee is Hathi Committee. In 1975 the government appointed another committee, that's the Hathi Committee, under the chairmanship of J. Shukla Hathi. What is the main motive of that committee? To development of the drug industry in India. ये उनका मेन एम था कि डेवलपमेंट हो अच्छे से, जो भी ड्रग बनाती है इंडियन कंपनी उनके बारे में था। फर्स्टली दे do one step to inquiry into various facets of drug in India. Facet का मतलब क्या है? मतलब जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है रिगार्डिंग ड्रग, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग देन कन्वर्ट टू द ड्रग इनटू फॉर्मुलेशन एंड इट कम टू अप टू द कंज्यूमर, उनकी सभी साइड से उन्होंने इंक्वायरी की थी। फैसेट्स का मतलब दे डू द इंक्वायरी फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द ड्रग्स एक्टिविटी। ओके, The report of committee cover all aspects ranging from listening। मतलब लिस्टिंग का मतलब यहाँ पे है अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है ड्रग को तो सबसे पहले वो ड्रग लिस्ट में मेंशन की हो कि दिस आर द यूजफुल और वी कैन से इट इज़ अ लाइफ सेविंग ड्रग। ओके, देन प्राइस कंट्रोल, मतलब जो भी प्राइस अप्लाई की गई है उस ड्रग पे इट इज़ हैविंग इन अ कंट्रोल मैनर। देन इम्पोर्ट्स रोल ऑफ फॉरेन सेक्टर एंड क्वालिटी कंट्रोल, मतलब जो भी ड्रग बाहर से आती थी इंडिया में उनके रिलेटेड क्या स्टेप्स उठाई जाती है और उनकी क्वालिटी कैसी है, ये भी उन्होंने मेंशन किया था। इट इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। द हाथी कमिटी हैविंग द लॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रग इंडस्ट्री इन इंडिया। It also further control rise of large number of drug in the interest of the consumer. We already discussed कि जो भी इसेंशियल ड्रग्स थे, लाइफ सेविंग ड्रग्स थे, जो कि पब्लिश किए थे बाय अंडर द DPCO, वो सारे ड्रग की प्राइस एक कंट्रोल मैनर में ही और कंट्रोल प्राइस ही उस कंज्यूमर्स को मिले, कस्टमर्स को मिले, ये उनका दूसरा मोटिव था। द लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल प्रोसीजर आर आल्सो सिंप्लीफाइड। मतलब ड्रग को लीज में अप करना, उसके लिए लाइसेंस अप्रूव करना, ये जो प्रोसीजर थी इन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाई की थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाथी कमेटी। अदर कमिटीज़ भी हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़फुल रहेगी। कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फार्मा फील्ड के लिए मैंने ये इंट्रोडक्शन के लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो आपको लेफ्ट साइड में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और इसी चैप्टर पर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया है जो कि आपको हेल्प करेगा कि इस चैप्टर रिलेटेड कौन सी ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी विच आर यूजफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो थैंक यू फॉर योर continuous supports and subscription my channel. Thank you very much.